नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। एएनबी एक्सप्रेस की शुरुआत करते हैं। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जारी कांग्रेस पार्टी के भीतर का दंगल अभी खत्म नहीं हुआ है। पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ताजपोशी के बाद से ही समर्थकों से मिल रहे हैं। इसी कड़ी में नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर पहुंचे, वहां पर जाकर उन्होंने मत्था टेका। इससे पहले बुधवार को नवजोत सिंह सिद्धू के अमृतसर वाले घर पर विधायकों का जुटना जारी रहा। नवजोत सिंह सिद्धू का दावा है कि उनके साथ 62 विधायक मौजूद हैं। आपको बता दें कि पंजाब में कांग्रेस के कुल विधायकों की संख्या 80 है। सिद्धू से विधायकों के साथ स्वर्ण मंदिर का दौरा भी किया गया। उससे पहले मंगलवार को सिद्धू अमृतसर पहुंचे थे, जहां पर भी बहुत ज्यादा भीड़ देखने को मिली, तो जोरदार स्वागत भी समर्थकों की तरफ से सिद्धू का किया गया। वहीं दूसरी तरफ पंजाब में कांग्रेस का झगड़ा खत्म नहीं हुआ। सूत्रों के मुताबिक नवजोत सिंह सिद्धू किसी भी हाल में कैप्टन अमरिंदर सिंह से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने को तैयार नहीं है। वहीं कैप्टन अमरिंदर चाहते हैं कि सिद्धू उनसे सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे। पंजाब कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू 23 जुलाई को पदभार संभालेंगे। चंडीगढ़ में शुक्रवार सुबह 11 बजे कांग्रेस भवन में सिद्धू की ताजपोशी होगी। इसके साथ ही 4 कार्यकारी अध्यक्ष संगत सिंह और सुखविंदर सिंह, पवन गोयल, उनके साथ में कुलजीत सिंह नागरा भी अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। कुलजीत सिंह नागरा ने सभी नेताओं से यहां पर पहुंचने की अपील की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी ने बुधवार को शहीद दिवस मनाया। इस खास मौके पर ममता बनर्जी ने अपने संबोधन में कहा कि बंगाल ने मां, माटी और मानुष को चुना है। यहां की जनता ने धन बल को नकारा है। वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि सरकार पेगासस के जरिए स्पाईगिरी दिखा रही है, जासूसी के लिए पैसे खर्च कर रही है, लेकिन हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। इसके साथ ही सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि कुछ बीजेपी सदस्य मानवाधिकार सदस्य हैं, उन्होंने गलत रिपोर्ट डाली है। मतदान के बाद कोई हिंसा नहीं हुई। मतदान से ठीक पहले हम पर कैसे दबाव बनाया जा रहा था हम जानते हैं। अब जब तक बीजेपी को बाहर नहीं करते तब तक खेला होगा। 16 अगस्त को खेला दिवस मनाएंगे। पेगासस जासूसी मामले को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। इसी बीच पश्चिम बंगाल के बीजेपी के विधायक और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने राज्य को जिस तरीके से निशाने पर लिया है, साथ ही साथ ममता बनर्जी पर बड़ा आरोप लगा दिया है। अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी की सरकार उनका फोन टेप कर रही है। उन्होंने कहा कि आमने सामने या फिर व्हाट्सएप पर बात करने के अलावा कोई मौका नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बंगाल में हिंसा ममता बनर्जी और उनकी सरकार के नेतृत्व में हुई। वहीं पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि टीएमसी नेता व्हाट्सएप पर मैसेज करने के अलावा वो दूसरे माध्यम से भी बात नहीं करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ममता बनर्जी खुद उनके फोन टेप करती हैं और वो उनकी सरकार पेगासस सॉफ्टवेयर का उपयोग करती है। फोन टेपिंग हमारा काम नहीं, कांग्रेस का है, जहां से ममता आई। उन्होंने पेगासस जासूसी विवाद के संदर्भ में ममता बनर्जी और बुधवार को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर देश की निगरानी वाला राष्ट्र बनाने का प्रयास करने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि वो पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल करके नेताओं, कार्यकर्ताओं, पत्रकारों आदि को निशाना बनाने वाले कथित जासूसी स्कैंडल का संज्ञान ले। उन्होंने विपक्षी दलों से कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए सभी को साथ आना होगा। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने पेगासस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने लोगों के अधिकारों पर इसे अब तक का सबसे बड़ा हमला करार दिया है। उन्होंने कहा है कि अगले 15 दिनों तक पेगासस मुद्दा और उछाला जाएगा। पेगासस मुद्दे को छिपाने की कोशिश की गई, जो कि प्रतिबंधित फाइलों के जरिए खुद बाहर आ गया।
कमलनाथ ने प्रधानमंत्री के इजरायली दौरे पर भी निशाना साधा और कहा कि प्रधानमंत्री जुलाई 2017 में इजरायल गए थे। नेताओं और पत्रकारों की जासूसी 2017-18 के बीच शुरू हुई। कमलनाथ ने पेगासस की लाइसेंसिंग पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि एनओएस का कहना है कि वो केवल इसे बड़ी सरकारों को देते हैं। वो कितने पेगासस के लाइसेंस खरीदे गए हैं? सरकार में एक तकनीक समिति है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कानून है। तो क्या पेगासस मोदी सरकार सुरक्षा के लिए खरीदे गए थे या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए? संसद के मानसून सत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण कुमार की ओर से ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई का लिखित बयान देने के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है और इस पूरे मामले पर बीजेपी के नेता संबित पात्रा का कहना है कि किसी भी राज्य ने ऑक्सीजन की कमी को लेकर हुई मृत्यु पर कोई आंकड़ा नहीं भेजा। चाहे महामारी, चाहे वैक्सीन का विषय हो या फिर हर विषय पर झूठ बोला हो, हर विषय में भ्रम फैलाना और हर विषय में लोगों को बरगलाना, ये राहुल गांधी जी ने एक ट्विटर ट्रोलर के काम करा है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन संकट पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने केंद्र पर आरोप लगाते हुए पूछा कि सरकार ये झूठ बोल रही है कि कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान देश में ऑक्सीजन संकट नहीं था। सिसोदिया ने कहा कि केंद्र सरकार कोविड महामारी की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन प्रतिबंधन पर अपनी गलती छिपाने की कोशिश लगातार चल रही है, जो कि नीति के तहत सामने आया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बुधवार को कहा कि दिल्ली समेत देश भर में ऑक्सीजन की कमी के कारण कई मौतें हुई। केंद्र सरकार का यह कहना पूरी तरीके से गलत है कि ऑक्सीजन के अभाव में किसी की मौत नहीं हुई। सत्येंद्र जैन ने कहा कि अगर ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई मौत नहीं हुई तो हर अस्पताल में एक के बाद एक हाईकोर्ट क्यों गए? अस्पताल क्या कह रहे हैं? ऑक्सीजन की कमी से मौतें हुई हैं। मीडिया को भी गंभीरता से लेना चाहिए। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने मंगलवार को दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात के बाद एक बार फिर से एकला चलो की हुंकार भरी है। राहुल से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए नाना पटोले ने कहा कि महाराष्ट्र में आगामी महानगर पालिका और स्थानीय निकायों चुनाव में कांग्रेस बिना किसी से गठबंधन किए अपने दम पर लड़ेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के अनुसार मीटिंग में महाराष्ट्र में कांग्रेस के संगठन को लेकर व्यापक चर्चा हुई और जल्द ही महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी के गठन का भी ऐलान किया जाएगा। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने ताकत झोंक रख दी। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बुधवार को न पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री जिस तरीके से वहां पर पहुंचे, उन्होंने सीधे सीधे सरकार पर हमला बोला और एक कार्यक्रम था। पूर्व मुख्यमंत्री की एक जनसभा भी प्रस्तावित की गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को बिहार के राज्यपाल और यूपी के नगर विकास मंत्री रहे स्वर्गीय लालजी टंडन की प्रतिमा का अनावरण किया। 12.5 फीट की कांसे की प्रतिमा तकरीबन 28 दिनों में बनकर तैयार हुई है। लखनऊ के हजरतगंज स्थित मल्टी लेवल पार्किंग के निकट प्रतिमा स्थापित की गई है। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और महापौर भी वहां पर मौजूद रहे। सभी ने उनको श्रद्धांजलि दी। रक्षा मंत्री और लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह ने बुधवार को 21 जुलाई को फिर से बीजेपी नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के स्वास्थ्य का हालचाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे। दरअसल कल्याण सिंह का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। उनका संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में इलाज चल रहा है और उनकी स्थिति पहले से अस्थिर बताई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ में बैठक की, जिसमें उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर प्रभावी नियंत्रण बना हुआ है। हर दिन 2.5 से 3 लाख टेस्ट हो रहे हैं, जबकि पॉजिटिविटी जो दर है वो न्यूनतम है। जिले की अगर बात करें तो जिस तरीके से जो कुछ मरीज सामने आ रहे हैं, ये अब जिले कोविड संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में मिशन रोजगार के तहत चयनित को नियुक्ति पत्र बांटने का सिलसिला लगातार चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित 130 आबकारी निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। नवनियुक्त आबकारी निरीक्षकों को बधाई देते हुए सीएम योगी ने कहा कि लोक सेवा आयोग ने ईमानदारी और पारदर्शिता से चयन किया है। आपको किसी भी स्तर पर किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ी होगी।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदुरप्पा की कुर्सी को लेकर खींचतान अभी भी जारी है। बीजेपी के बागी नेताओं और येदुरप्पा को पद से हटाए जाने को लेकर पार्टी में चल रहे मंथन के बीच प्रमुख दलों के वीरशैव लिंगायत नेता और संतों ने कर्नाटक के सीएम का समर्थन किया। येदुरप्पा ने बेंगलुरु में कई मठों के प्रमुखों से मुलाकात की और राज्य के शक्तिशाली पुजारियों के साथ अपने अपने संबंध को मजबूत किया। येदुरप्पा को पद से हटाए जाने के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है कुछ नेताओं ने। किसानों का आंदोलन गुरुवार को एक बार फिर से दिल्ली की सीमा में दाखिल हो रहा है। दरअसल गुरुवार से 200 किसान जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। इसके लिए दिल्ली पुलिस और सरकार से भी अनुमति ले ली गई है। इस अनुमति के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने बताया कि हमारे 200 लोग कल ही अलग अलग धरना स्थलों से जंतर मंतर के लिए रवाना होंगे और सिंघू बॉर्डर से 4-5 बसें कल रवाना होंगी। जंतर मंतर पहुंचने के बाद हमारा विरोध प्रदर्शन संसद के मानसून सत्र के खत्म होने तक चलेगा। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला बुधवार को टिकरी बॉर्डर पर पहुंचे किसानों के बीच पहुंचे थे। इसी दौरान चौटाला ने कहा कि प्रदेश में सरकार नहीं बल्कि लुटेरों का एक गिरोह है, लेकिन जनता जब तक बगावत करती रहेगी तो परिस्थितियां बदल जाती हैं। चौटाला ने कहा कि हमने अतीत में भी अच्छे काम किए हैं और भविष्य में भी अच्छे काम करेंगे। जल्द ही किसानों के हाथ में सत्ता आएगी, जिसके बाद देश में भविष्य उज्जवल होगा। किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। खंडवा में जल जंगल जमीन पर आदिवासियों का अधिकार होने की बात को लेकर आदिवासी संगठन के नेतृत्व में सैकड़ों आदिवासियों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया। यह घेराव पिछले दिनों खंडवा जिले के रोहिणी गांव में जंगल की 250 एकड़ जमीन से आदिवासियों को हटाने के विरोध में था। इस आंदोलन में खंडवा, खरगोन समेत कई आदिवासी संगठनों के नेता और लोग शामिल हुए। कोविड महामारी नियंत्रण करने के लिए टीकाकरण प्रक्रिया को राजधानी भुवनेश्वर के साथ पूरे प्रदेश में युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। हालांकि गर्भवती महिलाएं अभी तक टीकाकरण से वंचित थीं। ऐसे में राजधानी भुवनेश्वर में बुधवार को गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण अभियान शुरू किया गया। जानकारी के मुताबिक एक दिन पहले ही राज्य स्वास्थ्य विभाग की तरफ से गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण करने की जानकारी ट्वीट करके दी गई। देश में बुधवार को बकरीद का त्योहार कोरोना वायरस संक्रमण के साए में मनाया गया। इस दौरान शहरों की मस्जिदों में ज्यादा भीड़ देखने को नहीं मिली। लोगों ने घरों में ही नमाज अदा की। वहीं भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ के अधिकारियों की ओर से भी पाकिस्तान सेना बल के अधिकारियों को मिठाई भेंट की गई, जबकि भारत बांग्लादेश सीमा पर फुलवारी में बीएसएफ की 51 बटालियन और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के 18 के बीच में मिठाई का आदान प्रदान किया गया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देते हुए फायर एंड फॉरगेट मैन पोर्टेबल एंड टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये मिसाइल कम वजन वाली है, जिसे भारत में ही विकसित किया गया है। बताया जा रहा है कि इस मिसाइल से भारतीय सेना को और ज्यादा मजबूती मिलेगी। हैदराबाद में मंगलवार से लगातार हो रही बारिश की वजह से हैदराबाद की सड़कों पर जलभराव हो गया है। दुकानदार ने बताया कि यहां पर हमेशा ही पानी भर जाता है। मेरे दुकान तक पानी भर जाता है, जिससे ग्राहकों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मुंबई में बारिश जमकर कहर ढा रही है। बीते 4 दिनों से मुंबई में बारिश का दौर लगातार जारी है। कई इलाकों में पानी घुस गया है और घरों के अंदर भी पानी घुस गया है। मुंबई के उपनगरीय इलाके नवी मुंबई में बाढ़ के पानी में फंसे 120 लोगों को दमकल विभाग की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला। दमकल की टीम ने भारी बारिश के कारण नवी मुंबई के कई हिस्सों में फंसे कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा। और वहीं मौसम विभाग ने मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में अगले 24 घंटे में भारी बारिश से ज्यादा आशंका जताई। सीबीएसई बोर्ड 12वीं के रिजल्ट का इंतजार कर रहे छात्रों का इंतजार अब और आगे बढ़ गया है। बोर्ड की ओर से बुधवार को सीबीएसई से संबंधित स्कूलों को जारी लेटर के अनुसार अब रिजल्ट 25 जुलाई के बाद ही आएगा। आपको बता दें कि प्रिंसिपल को लिखे गए इस पत्र में सीबीएसई ने 12वीं के रिजल्ट फाइनल करने की डेट अब 22 जुलाई से बढ़ाकर 25 जुलाई कर दी है। इससे पहले मंगलवार शाम को सीबीएसई ने इसकी डेट 22 जुलाई की थी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका न्यूज एक्सप्रेस की कुछ और खबरें आपको दिखाते हैं। संसद के मानसून सत्र में विपक्ष को निशाने पर लिया जिस तरीके से देखने को मिला है, केंद्र सरकार पूरी तरीके से निशाने पर है। हाल ही में फोन हैकिंग मामले का खुलासा करते हुए विपक्ष एकजुट हुआ है और सरकार से जवाब मांगा, तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर जमकर हमला किया और इसको कांग्रेस का चरित्र बताया। साथ ही कांग्रेस पर देश के विकास में बाधा डालने का आरोप लगाया। सीएम धामी ने कहा कि जब कांग्रेस को सदन में देश के विकास की योजनाओं के लिए चर्चा करनी चाहिए थी, तब कांग्रेस फिजूल के मुद्दे उठाकर सदन में कामकाज ठप करना चाहती है। ये कांग्रेस का इतिहास रहा है, वो हमेशा देश के विकास में बाधा डालती है। हरियाणा को प्रगति पथ पर अग्रसर करने और केंद्र से जुड़े प्रदेश के बड़े प्रोजेक्ट जल्द पूरा करवाने के लिए हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला इन दिनों निरंतर केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने मंगलवार को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। डिप्टी सीएम ने कहा कि वो अपने विभागों से जुड़े केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात का सिलसिला जारी रखेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार 2 अगस्त से पूरे प्रदेश में स्कूल और कॉलेज खोलने जा रही है। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों के साथ यह फैसला भी लिया गया। 15 महीने के बाद स्कूल और कॉलेज खुलेंगे। इन्हें खोलने का फैसला 8 राज्यों की स्टडी के बाद लिया गया है और इतना ही नहीं, स्कूल खोलने से प्रदेश के शिक्षकों का वैक्सीनेशन सर्वे भी कराया जाएगा। इससे पहले इस साल कोरोना महामारी के चलते मस्जिदों में दूर दूर बैठकर नमाज अदा की ज्यादा भीड़ एकत्रित न हो, इसके लिए अधिकांश मस्जिदों में 2-2 जमात की नमाज रखी गई। राजधानी के विविध इलाकों में तकरीबन 50 मस्जिदों में सादगी से नमाज पढ़ेगी ताकि भीड़ इकट्ठी न हो। शासन ने पहले ही मस्जिदों में कोरोना नियमों का पालन करने का आदेश जारी किया था। यमुनानगर से कांग्रेस के काफिले के साथ सिंघू बॉर्डर के लिए निकले भाकियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ू कल दोपहर पानीपत टोल प्लाजा पर रुके थे, जहां पर किसान और मजदूर संगठनों ने उनका स्वागत किया। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से सप्ताह भर के लिए सस्पेंड करने के संबंध में पत्रकारों के सवाल पर चढ़ू ने कहा कि सस्पेंड होकर मेरा क्या बुरा होगा, जिन्होंने सस्पेंड किया है उन्हीं का नुकसान हुआ है, उन्हीं को बुरा लगा है। मैंने तो एक अपनी विचारधारा रखी, चाहे वो सप्ताह के बाद फिर सस्पेंड कर दें, मेरी विचारधारा नहीं बदलेगी। गुरनाम सिंह चढ़ू ने कहा कि सस्पेंड के बाद भी कोई बदलाव नहीं होगा तो वो कोई भी पाबंदी लगा लें। आंदोलन में हमारी भागीदारी पहले से भी ज्यादा सक्रिय रहेगी। उन्होंने कहा कि सस्पेंड के बाद हम उत्तराखंड गए, अब यमुनानगर से चलकर सिंघू बॉर्डर पर जा रहे हैं। हमारी सक्रियता जारी रहेगी और संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर काम करते रहेंगे। चढ़ू ने कहा कि लोगों के अंदर जोश है, आक्रोश का मिश्रण हुआ है। जोश वही है जो 8 महीने पहले था, आक्रोश बढ़ गया है। फरीदाबाद में स्टोर संचालक की गुंडों ने दुकान में घुसकर पिटाई कर डाली, जिसका वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एनआईटी फरीदाबाद की संजय कॉलोनी पुलिस चौकी इलाके का पूरा मामला है, जहां पर एक दुकान के अंदर घुसकर कुछ गुंडों ने संचालक की पिटाई कर दी। आज देश भर में ईद मनाई गई और इसी कड़ी में बल्लभगढ़ की मस्जिद में मौलवी ने सादगी के साथ कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए मात्र 10 से 12 लोगों के साथ नमाज अदा की और सभी को बकरीद की शुभकामनाएं दी और देश में आपसी भाईचारा बना रहे, इसके लिए दुआ की। बल्लभगढ़ के ऊंचा गांव मस्जिद के मौलाना जमालुद्दीन शेर खान मलिक ने सभी देशवासियों को बकरीद की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कोरोना काल को देखते हुए इस बार तमाम लोग अपने घरों में नमाज अदा कर रहे हैं और वहीं मस्जिद के अंदर 15 से भी कम लोगों के साथ नमाज अदा की। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कल उत्तराखंड जाएंगे। सिसोदिया रुड़की में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस बात की जानकारी खुद उन्होंने ट्वीट करके दी है। मनीष सिसोदिया उत्तराखंड के अपने इस दौरे में प्रदेशवासियों को कोई बड़ी सौगात देने की घोषणा कर सकते हैं।
उत्तराखंड के लक्सर में कोरोना के चलते रेलवे स्टेशन पर वेंडर्स के कारोबार ठप हो चुके हैं। वहीं कोरोना की स्पीड धीमी पड़ने से रेलवे द्वारा कुछ ट्रेनें संचालित की गई थी, जिससे कारोबारियों को थोड़ी राहत मिली थी। लेकिन अब मौसम की मार के चलते 40 से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित हुई हैं, जिसमें कुछ ट्रेनें लक्सर रूट से होकर जाने वाली भी थी। उधम सिंह नगर के सितारगंज में पहाड़ों से उतरने के बाद बरसाती नाले और नदियां अपने उफान पर हैं और लोगों की बस्तियों और घरों में पानी घुसता जा रहा है। ऐसे में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नाव के सहारे लोग घर से बाहर निकल रहे हैं और खुद को बचाने के लिए ऊंची जगहों का सहारा भी ले रहे हैं। चमोली में एक महिला ने कर्णप्रयाग के पोखरी पुल से अलकनंदा नदी में कूदकर छलांग लगा दी। मौके पर मौजूद चश्मदीदों ने बताया कि महिला काफी देर से पुल पर खड़ी थी और अचानक पुल के किनारे बने गार्डर पर चढ़ गई। मौके पर मौजूद लोग जैसे ही महिला को पकड़ने का प्रयास करने लगे, उससे पहले ही महिला ने कूदकर अपनी जान दे दी। घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी है। भारत ने श्रीलंका को वनडे सीरीज के दूसरे मैच में 3 विकेट से शिकस्त दी है। इसी जीत के साथ उसने 3 मैचों की सीरीज पर कब्जा कर लिया है। रोमांचक मैच का तनाव श्रीलंका के कोच मिकी आर्थर के चेहरे पर साफ दिखा। भारतीय टीम का विकेट गिरने पर वो खुश हो रहे थे तो विकेट नहीं मिलने पर निराश हो रहे थे। जब मैच खत्म हुआ तो आर्थर ने मैदान पर आकर कप्तान दासुन शनाका को जमकर खरी खोटी सुनाई। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। वीडियो में आर्थर श्रीलंकाई कप्तान के फैसले से निराश दिख रहे हैं और उनको डांट लगा रहे हैं। वहीं कप्तान शनाका अपने बचाव में कोच को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो के आखिरी हिस्से में आर्थर को गुस्से में ग्राउंड से बाहर जाते हुए भी देखा गया। इस पूरे मामले पर आर्थर ने बाद में प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हमारे बीच कोई बहस नहीं हुई, हम अपने विचार आपस में शेयर कर रहे थे। ईसीबी ने भारत के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज के शुरुआती 2 मैचों के लिए 17 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। टीम के कप्तान जो रूट होंगे। तेज गेंदबाज ओली रॉबिन्स की इंग्लैंड टीम में वापसी हुई, जबकि तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर और क्रिस वोक्स चोट के चलते टीम में नहीं चुने गए। ओलंपिक गेम्स 2032 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के शहर ब्रिस्बेन में किया जाएगा। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने इसका आधिकारिक ऐलान बुधवार को कर दिया है। ब्रिस्बेन ने आईओसी के 138वें सीजन के दौरान 2032 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी करने का अधिकार मिला है। ऑस्ट्रेलिया से इससे पहले भी बार ओलंपिक की मेजबानी कर चुका है। – 2017 में आईओसी ने 2024 ओलंपिक की मेजबानी पेरिस और 2028 ओलंपिक की मेजबानी लॉस एंजलिस को सौंप दी थी। और आपको बता दें कि फरवरी 2021 में आईओसी ने कहा था कि ब्रिस्बेन 2032 ओलंपिक खेलों के लिए मेजबानी करने के लिए उपयुक्त उम्मीदवार है। हालांकि आईओसी द्वारा ब्रिस्बेन को पसंदीदा बताने के बावजूद कतर ने 2032 खेलों की मेजबानी करने की अपनी इच्छा दोहराई थी। आज पूरे देश में ईद की धूम मची है। ऐसे में बॉलीवुड हसीनाएं भी कहां पीछे रहने वाली हैं। कई हसीनाओं ने सज धज कर ईद मनाई। इससे पहले सबसे पहले जो नाम आता है खूबसूरत एक्ट्रेस हिना खान का। हिना ने रानी पिंक कलर का शरारा सूट पहनकर फैंस के लिए शानदार पोज दिए। एएनबी न्यूज एक्सप्रेस से फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।